हेलो एवरीवन, 12 न्यूज़पेपर फ्रेजेस में ला रही हूँ। सीरीज है लेकिन मैं 12 से 15 कर रही हूँ आज से, बिकॉज लोगों का जो मेरा जो वीडियोस का एवरेज व्यू है वो बढ़ रहा है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि लोगों को इंटरेस्ट है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर इंटरेस्ट है मतलब वो लोग जो देख रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो। 12 15 मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा आप डेली बेसिस पे नहीं आप ग्रास्प कर पाइएगा। देखिए, करने का कर सकते हैं लेकिन ऐसा होना चाहिए कि रिटर्न भी करें। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सैटरडे को मैं जितने भी वीडियोस बनाई हूँ वीक में, उन सबका कंबाइंड फॉर्म में एक वीडियो बना दूंगी, जो लेंथ में लंबा होगा लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फ्रेज है इंट्रेंचिंग इनकम्बेंट। इंट्रेंचिंग इनकम्बेंट द हिंदू न्यूज़पेपर में यूज हुआ था, वहां से मैंने लिया है। देखिए, इंट्रेंचिंग इनकम्बेंट का अर्थ होता है पुराने पदधारियों को और मजबूत करना। अब पदधारियों मतलब जो कोई किसी पोस्ट किसी डेजिग्नेशन पे बैठा हुआ है। इंट्रेंचिंग खुद का जो इंट्रेंचिंग वर्ड है, इसका अर्थ होता है गहराई से कोई चीज स्थापित होना या करना। ठीक है, और इनकम्बेंट मतलब क्या हुआ, जो वर्तमान में पदधारी हैं, जो पोस्ट पे बैठे हैं, जो पद को धारण किए हुए हैं, उनको हम बोलते हैं इनकम्बेंट। अब पुराने पदधारियों को और मजबूत करना, मेकिंग करेंट पीपल इन पावर स्ट्रॉन्गर। तो जो लोग पहले से सत्ता या पद पर हैं, उन्हें इतना मजबूत बना देना कि उन्हें हटाना, उन्हें रिमूव करना कठिन हो। ठीक है, यह जो सिस्टम है, यह जो व्यवस्था है, वो पुराने जो नेता हैं और पुराने नेताओं को और मजबूत करती है, यानी इंट्रेंचिंग इनकम्बेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द पॉलिसी इज अक्यूज्ड ऑफ इंट्रेंचिंग इनकम्बेंट। इस नीति पर, इस पॉलिसी पर जो पुराने पदधारियों को और मजबूत करने का आरोप है। मतलब कि पॉलिसी पे ये आरोप है कि इस तरह की पॉलिसी से क्या होंगे कि जो पहले से पद पे हैं, बैठे हुए हैं, उनको और स्ट्रांग कर दिया गया। अच्छा, इससे नुकसान क्या है इंट्रेंचिंग इनकम्बेंट? देखिए, नुकसान ऐसा होता है ना कि जैसे बहुत बाहर के नए लोगों को मौका मिलना कम हो जाता है, कंपटीशन जो होता है वो घट जाता है, मोनोपोली जो होती है ना, उस तरह का सिचुएशन एक तरह से समझिए क्रिएट हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है इंट्रेंचिंग इनकम्बेंट का, जो पुराने पदधारियों को और मजबूती मिल जाती है। नेक्स्ट इज eerily disquieting। eerily disquieting इज अ फ्रेज और इसका अर्थ है अजीब तरह से डरावना या बेचैन कर देने वाला। इतना डरावना, इतना फ्राइटनिंग कि सामने वाला बेचैन हो जाए। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो स्ट्रेंजली डिस्टर्बिंग और फ्राइटनिंग, डिस्टर्ब कर दे। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो बहुत अजीब लगे, मन में डर, घबराहट और बेचैनी पैदा करे, तो वहां पर हम eerily disquieting का यूज करते हैं। जैसे मान लो हमें बोलना हो रात की वह पूरी तरह, रात को वो जब आ रहा था तो जो रोड था वो इतनी शांत थी और कि eerily disquieting लग रही थी। इस तरह से हम अगर यूज करें तो मतलब कि जो रात का वक्त था तो वो बिल्कुल, जो रोड था वो इतना, जो रास्ता था वो इतना अजीब तरह से डरावना दिख रहा था, eerily disquieting था। फाइन, तो इस तरह से हम ये फ्रेज यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, eerily खुद जो वर्ड है eerily का अर्थ होता है अजीब तरह से, डरावने ढंग से। फाइन, और वही डिस्क्वेटिंग का अर्थ होता है जो चीज बेचैन करने वाली हो, तो उसे हम डिस्क्वेटिंग बोलते हैं। तो eerily डिस्क्वेटिंग मिलकर एक फ्रेज बन गया जिसका अर्थ हो गया अजीब तरह से डरावना या बेचैन कर देने वाला। एग्जाम्पल देखते हैं। द एम्प्टी हाउस फेल्ट eerily disquieting एट नाइट। जो रात में वह जो एम्प्टी हाउस है, खाली घर है, अजीब तरह से डरावना, डराने वाला है या डर पैदा करने वाला है या बेचैनी करने वाला है, लगता है। नेक्स्ट वन इज, ये वर्ड है कैज। CADGE। कैज एक वर्ब और नाउन, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एज अ वर्ब और एज अ नाउन दोनों तरीके से यूज होगा, और इसका अर्थ होता है मुफ्त में लेना या उधार मांगना। गेट समथिंग फॉर फ्री बाय आस्किंग। गेट समथिंग फॉर फ्री बाय आस्किंग, जिसको आप नॉर्मली बोलते हो ना कैज, मतलब बेक करना या बोरो करना। ठीक है, बेक करना, बोरो करना, ये आप नॉर्मली बेसिक इंग्लिश में यूज करते हो। तो किसी से बिना पैसे दिए बार बार कुछ मांग कर लेना को हम क्या बोल सकते हैं? कैच बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही ट्राइड टू कैच अ फ्री मील। ही ट्राइड टू कैच अ फ्री मील। उसने मुफ्त खाना पाने की कोशिश करी। मुफ्त में लेना, उधार मांगना को हम कैच बोल सकते हैं। अगर एग्जाम में आए तो कैच वर्ड रहेगा, उससे सिनोनिम अगर पूछा जाए तो आप क्या बोल, उसमें क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, ये भी लिखा हो सकता है गेट समथिंग फॉर फ्री बाय आस्किंग, या ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है बेग, या ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है बोरो। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शन आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, द हिंदू न्यूज़पेपर के जो वोकैब और फ्रेजेस होते हैं ना, वो बहुत ट्रेंडिंग होते हैं,
आरसी वगैरह जनरली जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो स्कूल के एग्जाम्स हो या अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम्स में, आरसी जो होता है जनरली देखा गया है कि द हिंदू न्यूज़पेपर से डायरेक्ट उठा कर दे देता है। नेक्स्ट इज ग्रबर। ग्रबर इज अ नाउन, ग्रबर वर्ड इज अ नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, संज्ञा है, और इसका अर्थ होता है लालची व्यक्ति या गंदगी में खोजने वाला। लालची व्यक्ति या गंदगी में खोजने वाले मतलब अ पर्सन हु ग्रैब्स ग्रीडली और सर्चेस रफली फॉर थिंग्स। मतलब अगर कहें तो ग्रबर उस व्यक्ति को कहते हैं जो लालच से चीजें बटोरता है, या उनको भी बोल सकते हैं जो गंदगी या मिट्टी में कुछ खोजता रहता है, तो वहां भी उनको हम ग्रबर बोलते हैं। ग्रबर, स्कैवेंजर, माइजर, ये सारे वर्ड सिनोनिम्स हो जाते हैं इनके। नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे देखिए, ही लुक्ड लाइक अ ग्रबर ऑलवेज सर्चिंग फॉर एक्स्ट्रा कॉइन्स। मतलब वो एक लालची व्यक्ति है, जैसा लगता है कि वो हमेशा एक्स्ट्रा कॉइन्स मतलब कि एक्स्ट्रा के सिक्के ढूंढता रहता है। सो इस तरह से हम ग्रबर वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, ग्रेडी बोल सकते हो, ग्रेडी पर्सन बोल सकते हो आप इनको। नेक्स्ट वन इज इट्स लेस्ट, LEST। हालांकि ये मुझे वोकैबुलरी सीरीज के वीडियोस में डालना चाहिए था, बट फिर भी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। लेस्ट, LEST कंजंक्शन है और जिसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, या ताकि न। जैसे कि आपको अच्छे से मैं समझाती हूँ, इंग्लिश में बोले तो फॉर फियर दैट या टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, टू फियर दैट, टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, इन केस, क्या बोलते हो ना, इन केस, सो दैट नॉट। इस तरह से जब आप बोलते हो, जैसे लेस्ट का प्रयोग तब होता है जब हम किसी बुरी या अनचाही स्थिति से, अनचाही सिचुएशन से, अनवांटेड सिचुएशन से बचने की बात करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि, तो वहां पर हम लेस्ट वर्ड का, लेस्ट कंजंक्शन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जल्दी निकलो लेस्ट हम ट्रेन मिस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, जल्दी निकलो कहीं ऐसा ना हो कि हम ट्रेन मिस कर दें। यहाँ पे एग्जाम्पल है वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल द एग्जाम, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल द एग्जाम, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम एग्जाम में असफल हो जाओ, एग्जाम में फेल हो जाओ। तो इस तरह से हम लेस्ट वर्ड का, लेस्ट कंजंक्शन का यूज करेंगे। अगला हमारा फ्रेज है फाउल मूड। फाउल मूड क्या होता है? फाउल मूड का अर्थ होता है बहुत खराब मूड या चिड़चिड़ा मन। ठीक है, इरिटेटेड जो आप फील करते हो, वेरी बैड और एंग्री मूड, बैड मूड, तो उसको हम क्या कहते हैं, फाउल मूड। अब इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? जैसे ग्रम्पी, आप बोलते हो ना ग्रम्पी मूड है, व्हाई आर यू बीइंग सो ग्रम्पी, हम कभी कभी बोलते हैं ना व्हाई आर यू बीइंग सो ग्रम्पी, तो बैड टेम्पर्ड, ये सब भी इससे सिनोनिम्स हो सकते हैं। फाउल मूड मतलब वेरी बैड और एंग्री मूड। जैसे अगर हमें बोलना हो कि आज वह फॉल मूड में है, मतलब क्या कि आज जो है वो चिड़चिड़े मूड में है या बहुत खराब मूड में है या गुस्से वाले मूड में है। ठीक है, आज बॉस फॉल मूड में है, मतलब कि हमारा बॉस जो है उनका आज मूड खराब है, सुबह से वो फॉल मूड में है। माँ फॉल मूड में थी, इसलिए मैंने बाद में बात करना अच्छा समझा। तो इस तरह से हम इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉज इन अ फाउल मूड आफ्टर द आर्ग्यूमेंट। बहस, आर्ग्यूमेंट के बाद वो बहुत ही खराब मूड में थी। सो आई होप आपको समझ में आया हो। फाउल मूड मतलब बहुत खराब, गुस्से वाला या चिड़चिड़ा मन। जब व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर नाराज होता है, इरिटेटेड फील करता हो, तो हम उसे फाउल मूड में होना बोलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग। एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग क्या होता है? एक्सपोनेंट पढ़ा है अपने मैथ्स में, आपने पढ़ा होगा शायद, जैसे 2 to the power 2, 2 to the power 8, 8 to the power 2, तो वो जो ऊपर का 2 है उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है? कोई भी चीज डबल, ट्रिपल, 4 times 5 times बहुत तेजी से बढ़ना। ठीक है, मतलब तेज होना। ग्रोइंग अगर लगा हुआ है मतलब बढ़ना। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग का अर्थ है बहुत तेजी से बढ़ता हुआ या तेजी से फैलता हुआ, डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली ओवर टाइम, हम ऐसा बोल सकते हैं। या आप नॉर्मली क्या बोलते हो? रैपिडली इंक्रीजिंग, फास्ट ग्रोइंग। तो ये सारा जो है एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग का सिनोनिम तरीके से हम सिनोनिम्स में यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग क्विकली, हम ऐसे भी बोलते हैं। शार्पली राइजिंग, ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझे तो कि जैसे कि कोई भी चीज, जब कोई चीज धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से बढ़ती हो, लगातार बढ़ती जाती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग। जैसे मान लो अगर हमें बोलना ऑनलाइन बिजनेस जो है एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग हो रहा है, मतलब क्या हुआ कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत जल्दी, बहुत तेजी से फैल रहा है। मोबाइल यूजर्स की संख्या जो है, मोबाइल यूजर्स जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग हो रहे हैं। ग्रोइंग है मतलब क्या है कि जो मोबाइल यूज करने वाले लोग जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। खर्चे आजकल बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग लगते हैं। तो इस तरह से हम इस फ्रेज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द डिमांड फॉर इंटरनेट सर्विसेज इज एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग।
इंटरनेट सर्विसेज की जो मांग है बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत लोग जो है इंटरनेट की सर्विसेज यूज करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम इस फ्रेज का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज डिस्पोटिक रिजीम। डिस्पोटिक रिजीम क्या होता है? डिस्पोटिक रिजीम इज अ फ्रेज जिसका अर्थ होता है तानाशाही शासन या निरंकुश, जिस पर कोई तरह का स्टॉप ना लगे, तो निरंकुश सत्ता, रूल बाय एब्सोल्यूट पावर और एंड ऑपरेशन। अब ये क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ होता है, जैसे आपने नॉर्मली बेसिक वर्ड में समझे तो डिक्टेटरशिप आप जिसको बोलते हो, है ना, ऑटोक्रेटिक रूल जिसे आप बोलते हो, डिक्टेटरशिप है, ऑटोक्रेसी है, ऐसा रूल, ऐसा शासन जहां शासक जो है अपनी मनमानी करता है और जो उनके अंडर है, मतलब जो भी क्षेत्र या रीजन या जनता पॉपुलेशन है, उनकी स्वतंत्रता बहुत कम होती है। जैसे आपको एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया बोल सकते हो, ठीक है। तो उस तरह के जो शासन है उसको क्या बोलोगे आप? डेस्पोटिक रिजीम। जैसे कि लोग डेस्पोटिक रिजीम के खिलाफ थे। क्या थे? डेस्पोटिक रिजीम के खिलाफ थे, मतलब कि उनको तानाशाही शासन नहीं चाहिए लोगों को। वहां का राजा, नॉर्थ कोरिया का जो रूलर है वो क्या है? डेस्पोटिक रिजीम चला रहा है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो जनता इस डेस्पोटिक रिजीम से परेशान थी। तो इस तरह से हम इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द पीपल सफर्ड अंडर अ डेस्पोटिक रिजीम फॉर मेनी ईयर्स। लोग कई वर्षों तक तानाशाही शासन से परेशान थे, पीड़ित थे। नेक्स्ट इज विजरल। विजरल VISCERAL। विजरल इज एडजेक्टिव, ये वर्ड है और इसका अर्थ होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका विशेषण होगा, एडजेक्टिव होगा, जिसका अर्थ होता है गहरी भावना, अंदरूनी एहसास, अंदर की फीलिंग, स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन, डीप स्ट्रॉन्ग इमोशनल, जब इमोशंस होते हैं उसको हम विसरल बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें बोलना हो कि उसकी बात पर मुझे विसरल गुस्सा आया। अब उस विसरल गुस्सा आया मैं आपको इंग्लिश में बीच में इसलिए डाल रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ, ठीक है। जैसे उसकी बात पर मुझे विसरल गुस्सा आया, मतलब क्या हुआ भाई? मतलब बहुत तेज गुस्सा आया, अंदर से गुस्सा आया, अंदरूनी गुस्सा आया, ठीक है। माँ का प्यार बहुत ही विजरल होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ? माँ का प्यार जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन वाला होता है, ये सेंस दे दिया, ठीक है। तो इंटेंस लव जिसको आप बोल रहे हो, इमोशनल, इंस्टिंक्टिव, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल देखते हैं। She had a visceral reaction to the news. She had a visceral reaction to the news, मतलब उसे खबर पर गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया हुई। फाइन, रिएक्शन का हिंदी होता है प्रतिक्रिया, तो उसको क्या हुआ कि उसको खबर पर जो न्यूज था उस पर स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट इज मोरल कंपंक्शंस। ये क्या होता है? ये भी एक फ्रेज है, द हिंदू न्यूज़पेपर का ही फ्रेज है। मोरल कंपंक्शंस का अर्थ होता है नैतिक संकोच, अंतर आत्मा की ग्लानि। जैसे कि आप किसी को दुख पहुंचा दिए और आपको अंतर से क्या हो रहा है? ग्लानि। आप उस तरह के व्यक्ति नहीं है, लेकिन जाने अनजाने आपने उसको दुख पहुंचा दिया, तो क्या हुआ? अंदर से आपको ग्लानि हुई। तो नैतिक संकोच होना मतलब कि फीलिंग गिल्टी अबाउट राइट और रॉन्ग एक्शंस। जब किसी काम को करने से पहले मन में सही गलत को लेकर झिझक होती है, ग्लानि होती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि अंतरात्मा की आवाज होती है, फील होती है, तो कि नहीं भाई नहीं करना चाहिए या ऐसा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉरल कंपंक्शंस। फाइन। जैसे मुझे यह काम करते समय मोरल कंपंक्शंस महसूस हुए, मतलब क्या हुआ कि जब मैं ये काम कर रहा था तो मुझे अंदर से ग्लानि हो रही थी, या ऐसे भी बोल सकते हैं ना, उसके अंदर मोरल कंपंक्शंस थे, इसलिए उसने गलत काम नहीं किया। उसके अंदर क्या था कि उसको नैतिक मतलब मोरल संकोच था, नैतिक संकोच था कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और फाइनली उसने नहीं किया। तो इस तरह से हम मोरल कंपंक्शंस को यूज करते हैं इस फ्रेज को। एग्जाम्पल देखते हैं। गिल्ट बोल सकते हो, गिल्ट होना, फील करना, रिमोर्स भी बोलते हो, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल इज She had moral compunctions about telling a lie. उसे झूठ बोलने को लेकर अंदर से ग्लानि था, ठीक है। तो मॉरल मतलब होता है नैतिक, और कंपंक्शंस का अर्थ होता है पछतावा या ग्लानि, ठीक। नेक्स्ट इज गैदरिंग स्टॉर्म। गैदरिंग स्टॉर्म मतलब क्या होता है? गैदरिंग स्टॉर्म इज अ फ्रेज और इसका अर्थ होता है आने वाला संकट या बढ़ता हुआ रिस्क या बढ़ता हुआ डेंजर, बढ़ता हुआ खतरा। इंग्लिश में कहें तो अ प्रॉब्लम और डेंजर दैट इज ग्रेजुअली बिकमिंग सीरियस। जब कोई समस्या, जब कोई प्रॉब्लम, जब कोई भी ऐसा रिस्क,
इंसिडेंट या कोई भी चीज ऐसी चीज ऐसा खतरा जो धीरे धीरे बढ़ रहा हो और आगे चलकर बड़ा रूप लेने वाला हो, तो उसे हम बोलते हैं गैदरिंग स्टॉर्म। जैसे मान लो अगर हमें बोलना हो लोग गैदरिंग स्टॉर्म को समझ नहीं पा रहे थे, अगर हम ऐसे बोलते तो उसका मतलब क्या हुआ? कहते हैं ना हिंदी में लोग गैदरिंग स्टॉर्म को नहीं समझ पा रहे थे, मतलब लोग आने वाले संकट को नहीं समझ पा रहे थे या लोग बढ़ते हुए खतरे को नहीं समझ पा रहे हैं। वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, ठीक है। आप उसका कॉन्टेक्स्ट जो पैराग्राफ है या जो भी आर्टिकल उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो उसके हिसाब से आप मीनिंग निकालोगे। तो आने वाला संकट, बढ़ते हुए खतरे को हम क्या बोलते हैं? गैदरिंग स्टॉर्म। अप्रोचिंग डेंजर बोल सकते हो, राइजिंग क्राइसिस बोल सकते हो, ठीक है। वार्निंग साइंस, ये भी आपका यूज हो सकता है एज अ सिनोनिम किसके? गैदरिंग स्टॉर्म में। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है द कंपनी इग्नोर्ड द गैदरिंग स्टॉर्म ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। जो कंपनी में बढ़ती हुई जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी, फाइनेंशियल समस्याओं के संकट को क्या किया? नजरअंदाज किया, इग्नोर कर दिया, ठीक है। गैदरिंग मतलब इकट्ठा होता है, स्टॉर्म मतलब तूफान, संकट, ऐसा भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट इज फोरबोर्डिंग सेंस। फोरबोर्डिंग सेंस इज अ फ्रेज और इसका अर्थ होता है अनिष्ट की आशंका या बुरा होने का एहसास। स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। जब मन में पहले से मतलब ऐसा एहसास हो जाए, ऐसी फीलिंग हो जाए, ऐसा फियर स्टार्ट हो जाए कि कुछ तो बुरा होगा। होता है ना कभी कभी इंट्यूशन ऐसा होता है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो उस चीज को क्या बोलते हो? फोरबोर्डिंग सेंस। फोरबोर्डिंग मतलब अशुभ आशंका और सेंस मतलब एहसास या सेंस होना होता है ना, भावना, ऐसा फीलिंग तरह का। तो फोरबोर्डिंग सेंस मतलब बुरा होने का एहसास। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। She had a foreboding sense before the bad news arrived. बुरी खबर आने से पहले, बैड न्यूज आने से पहले उसे अनिष्ट की आशंका हो रही थी। बुरा होने का एहसास पहले से ही हो रहा था, बाद में उसको न्यूज मिला। कभी कभी ऐसा कहते हैं कि उसे घर से निकलते समय फोरबोर्डिंग सेंस हो रहा था, मतलब वो जब घर से निकल रहा था तो उसे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था। या ऐसे बोल सकते हैं हम, उसके मन में फोरबोर्डिंग सेंस था कि आज तो कुछ गलत होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा लाइन अगर आप फ्रेजेस हिंदी के लाइन में बीच में घुसाकर यूज कीजिएगा ना, तो आपको याद हो जाएगा और उसके बाद फिर आप इंग्लिश में फ्रेम कर लीजिए, उस वर्ड को फिट कर लीजिए, फ्रेज को फिट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इट्स अ कॉर्पोरेट डोगमा। कॉर्पोरेट डोगमा इज अ फ्रेज और कॉर्पोरेट डोगमा वर्ड का फ्रेज का अर्थ होता है कॉर्पोरेट कंपनी की अंधी नीति, आप जिसको बोलते हो। इंग्लिश में बोले तो फिक्स्ड कंपनी बिलीव्स और रूल्स दैट आर फॉलोड विदाउट क्वेश्चनिंग। पहले से कंपनी में है वो रूल और रेगुलेशन और वो बिलीफ और वो मान्यताएं, वो विश्वास जिसपे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता है, अंधी नीति है, ठीक है। जब किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां आप काम कर रहे हैं, तो कुछ नियम होते हैं, विचार होती हैं, ऐसी मान्यताएं होती है जो बिना सोचे समझे, बिना सवाल किए हमेशा मानी जाती है। तो उस तरह की नीति, उस तरह की पॉलिसी, बिलीफ या रूल को हम कहते हैं कॉर्पोरेट डोगमा। जैसे मान लो अगर हमें बोलना हो कि कई वर्कर्स जो हैं कॉर्पोरेट डोगमा के कारण अपनी राय जो है खुलकर नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि ये पॉलिसी के बारे में, कुछ भी कोई पर्टिकुलर पॉलिसी के बारे में, तो इस वजह से, कॉर्पोरेट डोगमा की वजह से लोग अपनी बातें नहीं रख पाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द न्यू मैनेजर चैलेंज द ओल्ड कॉर्पोरेट डोगमा। नए मैनेजर, जो न्यू मैनेजर था, उसने कंपनी को पुरानी मान्यताओं, पुरानी कॉर्पोरेट डोगमा पॉलिसीज को लेकर चुनौती दी। अच्छा, इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है कॉर्पोरेट डोगमा का? रिजिड पॉलिसी, रिजिड मतलब फिक्स्ड बिलीफ बोल सकते हो। ब्लाइंड कॉर्पोरेट रूल, ट्रेडिशनल माइंडसेट, ये सारे क्या हो गए? इनके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज अक्रेशन। अक्रेशन जो वर्ड है, इट्स नॉट अ फ्रेज, इट्स अ वर्ड, ठीक है। बाय मिस्टेक वहां पे फ्रेज है। एक्रीशन वर्ड जो है नाउन है और इसका अर्थ होता है धीरे धीरे बढ़ोतरी, या कभी कहते हैं ना ये परत उसकी वृद्धि हो रही है, वो बढ़ रहा है, मतलब ग्रेजुअल ग्रोथ बाय एडिंग स्मॉल पार्ट्स ओवर टाइम। जब कोई चीज धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों से के जुड़ने के कारण बढ़ती है तो उसे हम एक्रीशन कहते हैं। जैसे मान लो आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, अनुभव, जो एक्सपीरियंस होता है वो एक्रीशन की वजह से आपका एक्सपीरियंस जो है आपके नॉलेज को इंक्रीज करता है। अभी इसको कैसे हम यूज करेंगे? जब आप एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो आपके लाइफ में धीरे धीरे अब नॉलेज ऐड होता है, ठीक है। तो वहां पे हम एक्रीशन वर्ड यूज कर सकते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, यार बहुत सालों से एक्रीशन ने इस ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाया,
इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, सक्सेस केम थ्रू द एक्रेशन ऑफ स्मॉल एफर्ट्स। जो छोटे छोटे प्रयास होते हैं, एफर्ट्स होते हैं, कि धीरे धीरे जुड़ने से सक्सेस मिली। फाइन। और इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? ग्रोथ बोल सकते हो, बिल्डअप होना बोल सकते हो, इंक्रीज होना बोल सकते हो। फाइन। तो इस तरह से एक्रेशन का अर्थ मतलब सीधा समझो तो धीरे धीरे जुड़कर कुछ चीज का बढ़ना, एक्सपेंड करना। नेक्स्ट इज स्पेक्यूलेटिव डिस्टोपियाज। स्पेक्यूलेटिव डिस्टोपियाज ये फ्रेज है और इसका अर्थ होता है कि काल्पनिक भयावह भविष्य या विनाशकारी कल्पित समाज। मतलब क्या? इमेजिन फ्यूचर सोसाइटीज दैट आर डार्क, हार्मफुल और ट्रबल्ड। सिंपल सी बात समझो, अभी आप प्रेजेंट में हो, कभी कभी आप लोग कहीं ना कहीं से सुने होंगे, यार कलयुग का टाइम है, अभी तो कुछ नहीं, 10 साल बाद देखना क्या होगा, है ना। तो ये क्या है? स्पेक्यूलेटिव डिस्टोपियास। मतलब क्या? कि इमेजिन किया कि सोसाइटी में, फ्यूचर में, कि इससे बुरा होगा, कुछ डार्क होगा, ऐसा कभी कभी लोग बोलते हैं ना, तो वो सेंस है यहाँ पर। ठीक है। तो जब फ्यूचर के ऐसे समाज, ऐसी सोसाइटी की कल्पना की जाती है जहां जो है प्रॉब्लम्स है, अन्याय है, डर है, कंट्रोल है, विनाश है, सब बहुत अधिक हो, तो उसे हम बोलेंगे स्पेक्यूलेटिव डिस्टोपियाज। फाइन। एग्जाम्पल देखते हैं। द फिल्म प्रेजेंट्स स्पेक्यूलेटिव डिस्टोपियाज शेप्ड बाय टेक्नोलॉजी एंड कंट्रोल। यह फिल्म जो है, द फिल्म लगा है ना, तो एक पर्टिकुलर फिल्म के बारे में बताया जा रहा है। यह फिल्म तकनीक और नियंत्रण से बने भयावह भविष्य को समाज में दिखाती है। तो ये हमारा आज का लास्ट फ्रेज था। इस तरह के बहुत सारे फ्रेजेस आपको, बहुत सारे फ्रेजेस और वर्ड्स द हिंदू न्यूज़पेपर के ही आपको मिलेंगे देखने को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।